नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मैत्री पुष्पा की लिखी कहानी अपना अपना आकाश। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। यहाँ रहते हुए उन्हें 4 महीने हो चुके थे। यह वे भी जानती थी कि 15 दिन पहले से मन में जोड़ गांठ कर हिसाब लगा रही थी। इसकी वे अभ्यस्त हो चुकी थी। अब फिर दिल्ली जाना था, बड़े बहू बेटों के पास। दिल्ली के नाम से उनकी रूह थरथराने लगती थी। एक मुकम्मल दहशत जो मन में बैठ गई थी। जीवन का एक एक दिन उनके लिए भारी हो उठा था, लेकिन अपने आप क्या कोई प्राण तज सकता है। वे उठना चाहती थी, पर उठते समय लग रहा था जैसे हाथ पांव का अंश खिंच गया है। अब इतना जागर कहाँ था कि झमक कर उठ पड़े। कोई उमंग उछाव हो तो बूढ़े हाथ पांव भी त्वरित गति से चलने लगते हैं। मन में हील हुलस ही नहीं तो तन भी शिथिल हो जाता है। जाने के नाम से उन्हें झुरझुरी चढ़ने लगी और शरीर में ठीक प्रकार के पहले की सी टूटन। सामान तो रखा ही था, वे बेबस सी उठ खड़ी हुई। अलगनी पर टंगे अपने कपड़े बटोर लाई, पर उन्हें तहाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। कमरे में पड़ी खाट पर तन ढीला छोड़ बेदम सी बैठ गई। लग रहा था माथे के भीतर चक्रवात उठ रहे हैं। कानों में सनसनाहट। कुछ देर बाद खिड़की से बाहर झांकने की शक्ति बटोर वे खिड़की पर खड़े हो पुकारने लगी, नीतू, अरे नीतू। हाँ अम्मा, छोटी पौत्री ने अपने खेल में व्यवधान डाले बिना ही उत्तर दिया। अरे यहाँ आ रही मेरी झौरे, अरे यहाँ आ रही मेरे झौरे, वे बुलाने लगी, लेकिन नीतू नहीं आई। वही कंधे उचकाकर रह गई। वे 1-2 बार और आवाज़ देती रहीं, लेकिन नहीं, नीतू नहीं आई। वे खिसियाई सी अपने कपड़ों को तह करने लगी। दवा निकाल कर रख ली, उसी के लिए पानी मांगना चाहती थी, लेकिन मगधड़ छोकरी। वे बुदबुदा उठी, फिर स्वयं ही जाने को तत्पर हुई कि बहू गिलास में पानी लेकर हाजिर हो गई। जब यहाँ से जाने का वक्त समीप आता जाता तो बहू अति आर्द्र हो उठती। यह बात वे जानती हैं। 2-4 रोज बहू बड़ी मुस्तैदी से उनकी आज्ञा का पालन करती है, चीज़ें पल छिन में हाजिर कर देती। पर नीतू अभी कहाँ जानती है कि कब अपने व्यवहार में फेरबदल कर लेनी चाहिए। कभी कभी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होने लगता, इतनी अवस्था जी लेने के बाद भी वह सब क्यों नहीं सीख पाई जो कल की छोकरी इन बहुओं ने गुन लिया। वे कैसी नारियल सी बनी रहीं, ऊपर से चिकनाई मल्ला उन्हें जिंदगी भर क्यों नहीं आ पाया। अम्मा जी बांध लियो सामान, इस घर का नौकर लल्लू पूछ रहा था। आज रात को ही जानो है जरूली भैया। वे अनुनय सी करती पूछने लगी कि शायद उनका जाना कुछ दिन और टल जाए। आज रात ही को जानो है जरूली भैया। वे अनुनय सी करती पूछने लगी, शायद उनका जाना कुछ दिन और टल जाए। देख लियो फिर मेरी फुर्सत नाई। टाइम तो तुम्हारो ही पूरो होएगा। लल्लू अपनी मजबूरी जताते हुए यहाँ के अनुबंध की याद दिलाने लगा। जाना तो पड़ेगा ही, मैं सोचने लगी और अटैची में हाथ से तहाई 2-4 धोती, ब्लाउज, पेटीकोट निरपेक्ष भाव से डालने लगी। पर क्या करें, मन बार बार हिलक कर रह जाता है वाक्यों की डोर से। अम्मा, लखिया आवेगो, कचहरी में तारीख है, सो अम्मा चाहे दुबक के ही सही तुमते मिलके जरूर जाएगो। गांव से आया नाई उनसे कह गया था, पर अभी लखिया की दी हुई तारीख में तो 8 दिन बाकी थे। इतना कौन रुकने देता उन्हें यहाँ। वैसे लखिया से मिलने का जतन तो उन्होंने खोज लिया था। चौराहे से दाएं हाथ को जाने वाली गली का मंदिर भी बता दिया था नाई को कि वे लखिया को उस मंदिर पर मिल जाएंगी। पर अब कैसे। मन में अटूट बेचैनी समेटे हुए बहुत देर तक चुप अडोल सी खाट पर बैठी रहीं। छोटी बहू जल्दी जल्दी खाना बना रही थी उनके साथ रखने के लिए। रेलगाड़ी का खाना अम्मा कैसे पचा पाएंगी, सो जो उन्हें पसंद है वही बना दिया। कम से कम खा पी कर तो पहुँचेंगी उनके घर। बहू बेटे की बतलावन वे साफ सुन रही थी।
इस बहू में कुछ सीमा तक तो सौहार्दता है। दिल्ली वाली बहुएं तो बहुत ज़्यादा ही तिनक है। वे उनकी बूढ़ी ठूठ काया की असामर्थ्य नहीं पहचानना चाहती। तभी न उस दिन बड़ी बहू ने हुक्म सुना दिया था, अम्मा जी आज तो बच्चे चाइनीज खाने की जिद कर रहे थे, सो उसी में से आया आपको भी दे देंगी, खा लेना। कहकर बहू पर्स झुलाती हुई घर से बाहर निकल गई। कैसे कैसे खा पाई थी उस अजब से भरछत भोजन को। नून मिर्च की सिवई तो उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। इतने बड़े जीवन में सिवैयों को उन्होंने हमेशा घी बूरे के साथ परोसा था। नूडल्स पेट में डाल तो लिए, लेकिन खाते ही पेट फूक गया था। सिरका और मिर्च के जोड़ ने बूढ़ी आंतों को जला दिया। अगले 2 दिन तक मरोड़ दस्तों से पीड़ित रही वे। दोनों बहुएं फुसफुसा उठी थीं। देखती नहीं कितना पचा पाएंगी, बस खाए सिद्ध। स्टेशन छोड़ने बेटा बहू दोनों आए थे। वे चलते समय नीतू और बबली के हाथ पर 5-5 रुपए रख आई थी। बहू उन्हें ही लौटा रही थी। अम्मा जी आप ही रख लो, आपके काम आएंगे, बच्चों को क्या कमी है। अरे बच्चन के हाथ पर धर दीजो, कहकर वे मन में कहीं उमेठ महसूस करने लगी। अकथनीय पीड़ा से अंदर ही अंदर तिलमिलाकर रह गईं। ट्रेन सीटी दे चुकी थी। लल्लू उनकी अटैची और नाश्तेदान थामे उन्हीं के पास आ बैठा था, हमेशा की तरह। बेटे ने पैर छुए, उसके बाद बहू ने, बेटा होए खाने अघाने रहो। आशीष देकर वे एक पल को अनचाहे ही आनंदित हो उठी थी, सब कुछ भूलकर। फिर मन भारी हो उठा, आंखें भर आई थी, लेकिन उनसे छुटकारा पाने की जो अतिरिक्त उत्फुल्लता बहू के मुख पर चमक रही थी, उसे देख वे अपनी अवांछनीयता पर संतप्त हो उठी। वे रोना नहीं चाहती थी, फिर भी आंसू आंखों में छितराकर एक धुंध सी छोड़ गए दृष्टि के सामने। गाड़ी सड़क ले थी और शहर से दूर होते उन्हें लग रहा था जैसे वे बेगानेपन के बियाबान में भागती हुई अनंत रेगिस्तान की ओर जा रही हैं, जहाँ कोई अपना था न आत्मीय। लखिया आवेगो पर लौट जाएगो कमबख्त। वे अपने आप में ही बुदबुदा रही थी। अपनी पराश्रता पर क्रोधित थी वे। बेटों के कहने से क्यों गांव छोड़ा, क्यों अपनी देहरी का मोह तज ममता की मृग मारीचिका के पीछे भाग ली, या डर गई थी वे। फिर क्यों नहीं दृढ़ होकर खड़ी हो सकी थी बेटों के समक्ष, यह वे स्वयं नहीं आज तक जान पाई। ममता, भय और रक्त का आपसी मेल जोल खींच लाया था उन्हें यहाँ, अपने मनोबल की कमी पर। तब से वे अब तक पछता रही हैं। लखिया तो पैरों से लिपटा जैसे हिलक कर रोया था, भाभी तू मत जाए, भाभी तू मत जाए। क्या उत्तर देती इस बेजार हुक का। बैलगाड़ी में बैठे सिसकती रही, सिर का पल्ला नीचे सरका लिया था। आधे घूंघट में ही बूढ़ी आंखें बरसती रहीं। बेटों की सोच का क्या भरोसा। कलेजे में उठी सुबकी गले में ही घुटती रही थी। वे जिस द्वार चौखट को छोड़े जा रही थी, उस घर में सास मरने के कुछ दिन बाद ही ब्याह के आ गई थी और नववधू का जामा उतार ठेठ घरनी बनी गृहस्थी के उस कठिन प्रश्न पत्र को हल करने में लग गई, जिसे उनकी सास अधूरा छोड़ गई थी। जैसी आकांक्षा वैसा ही परिणाम। वे सास से 4 हाथ आगे निकली। गृह स्वामिनी के अभाव में जो घर करब के जुए सा बिखरा जा रहा था, उसे उन्होंने तुरंत बाहों में भरकर प्रेम रज्जु से कसकर बांध लिया था। वे पखेरुओं के कलरव से पहले उठ जाती, घर बाहर की झाड़ू बुहारी, पानी लत्ता लीपा पोती से लेकर ढोर डंगरों की सानी पानी सब कर डालती। ससुर के लिए दातून पानी से भरा सोने सा दीप्तिपाता जगन्नाथी लोटा मोरी पर धर देती। झटक कर लखिया को जगा लाती। सूरज मूड पे चढ़ो है, तुम खटिया पे परे सोए रहे, उठो कुल्ला दातून करो। लखिया कैसा अल्हड़ बछेड़ा सा मिला था उन्हें, इधर उधर उजबक सा फिरता, पाँव पर ओक बहाए, आंखों में कीचड़ और दांतों पर पीलेपन की परत। कुछ दिन तो लिहाज में चुप ही रही। उम्र में छोटा है तो क्या, है तो देवर ही, पर उसकी बाबरी वेशभूषा गंदेलापन से वे ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाईं। प्यार से कहती तो वह सुनता ही कहाँ था। ज़्यादा से ज़्यादा धुली कमीज पहनकर सिर पर टोपी धर लेता
पर टांगों में बही पट्टे का घुटंडा लटकाए पूरे गांव में चकफेरी करता रहता, गिल्ली डंडा बजाता रहता। बड़ी मुश्किल से पाजामा पहनने की आदत डाली थी और कंचे गुच्ची से छुड़ाकर तख्ती पकड़ाकर स्कूल को ठेला था। पर क्या वह तख्ती से आगे बढ़कर स्याही कापी पकड़ पाया? तख्ती टाट पकड़ेगी, होठों पर रेख निकल आई थी। हाँ, भाभी के वचन पालन करते करते जरूर वह पालतू मेमने सा हो उठा था। घर में ससुर विधुर चचिया ससुर अनब्याहा जेठ पति लखिया, मेहनती मजदूरों की रेल पेल, अच्छा खासा कुनबा था और अकेली औरत जात। वे रोटियां सेकने बैठती तो सुबह से दोपहर हो जाती, पर वे जरा सी भी तो नहीं डगमगाती थी कभी। उनकी सहजता देखकर क्या लगता था वे अपने परिवार की नाजो पली सबसे छोटी पुत्री होंगी, जिन्हें माँ और भाभीियों ने तवे पर चंदिया नहीं डालने दी। उनकी दक्षता देखकर ही तो ससुर ने कनस्त्री भरे स्वर्ण आभूषण उन्हें ऐसे सौंप दिए जैसे विवाह गृह से आया लड्डू कचौड़ी का पड़ोसा हो, और वे उसी उपलों में दाव आती, कभी अनाज भरे गड्ढे में गाड़ आती। तब बैंकों में रखने का चलन ही कहाँ था। सोचकर अपनी चतुराई पर वे स्वयं ही मुस्करा उठी। चतुर सुघड़ बहू सम्मान और सराहना की दावेदार थी। कारज व्यवहार पर्व त्योहार सबकी अग्रणीय बनी रही। वे समय कैसे सड़क के पाखी सा उड़ गया उन्हें खबर ही कहाँ लगी थी। वे तो भोर से सांझ और सांझ से भोर को जीवंत करती रहीं। इसी बीच में 3 बेटों की माँ बन गई। लखिया का ब्याह हो गया। लखिया का संबंध करते समय ससुर जी को उन्होंने कितना रोका था। पड़ोसी का लड़का बुलाकर उससे ना ही कराई थी। तर्क दिलवाए थे कि लखिया को भी शादी ब्याह का क्या शऊर। लेकिन अब का कल्ला फूट गए जा लखिया में, कहते हुए ससुर जी हुक्का गुड़गुड़ाते हुए चौपाल पर निकल गए थे। जवान जहान बहू घर पर आ तो गई। लखिया कैसा दुबका दुबका फिरा था। भाभी का पल्ला एक पल को नहीं छोड़ता। हर काम तो उसने भाभी से पूछ कर किया था, फिर अब कैसे? उसकी भाभी भक्ति देखकर कभी कभी तो उन्हें ही खटका होने लगता। बहू क्या सोचेगी? भाभी का चाकर उसका पति कैसे बर्दाश्त करेगी? धकिया पिछिया कर किसी तरह रात को बहू के पास भेजा था, पर वहाँ भी ढाक के 3 पात। वे सवेरे ही बहू के पास जाना चाह रही थी, पर बार बार हिम्मत बांधने पर भी मन अड़ियल तुरंग सा पीछे हटता ही चला जाता। कैसे पूछेंगी इस नई ब्याही से कि इस लखिया में मर्द पने के लक्षण हैं कि नहीं। बयस में वे बहू की कोई हम उम्र तो थी ही नहीं, लेकिन चिंता रात भर उन्हें दीमक सा खाती रही। एक पल को पलक नहीं मूंद सकी। उसी बेचैनी बस पूछ बैठी रात की बात। बहू खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। काहे को हंस रही है री बिंदो, बताना। वे स्वयं नई दुल्हन की तरह शर्मा उठी। नीचे आंखें किए कपोलों पर लाली दौड़ गई थी। जी हा हा हा। बिंदो हंसी नहीं रोक पा रही थी। अब कुछ बोलेगी हूँ कि हंसती रहेगी। वे आतुरता से भर उठी थी। बोल जल्दी। जी हा हा। काहे को भेज दई तुमने? पहले तो नीचे को मुंह करे ठाड़े ही रहे, फिर हाल भये पिल्ला से कूं कूं करके सोए गए। मैं झकझोर के हार गई। अब तक ना ही उठे। अब तुम्हें जगाए लाओ जाए के। उन्होंने अपने माथे पर हाथ दे मारा। हाय रे मेरे राम जी, वे क्या कहती बिंदो से कि ये हौलू बिल्लाल निरा औघड़ है। अरे खाना पीना और ये सब तो चिरई चिरवा भी जानते हैं। फिर ये तो मानस मनिक का पूतरा, कौन समझाए इस मूर्ख को। वे अजीज सी दुविधामयी चिंता से घिर उठी थी। वह तो बिंदु समझदार निकली कि बालक की तरह भाभी के पल्लू से बंधे पति के प्रति कभी रोष प्रकट नहीं किया। सारे घर का काम उठा लिया बिंदु ने। अपनी जीजी को तो किसी काम से हाथ नहीं लगाने देती। लेना देना ऊपर का इंतजाम और घर की मुख्तारी ही रह गई थी उनके जिम्मे। जिठानी के तीनों बच्चों का लालन पालन भी बिंदु ने अपनी गोद में डाल दिया। वे पूजा करते करते 100 बार ठाकुर जी को माथा झुकाती, हे मेरे प्रभु, लखिया के बचपन को हाथ लगाकर जरा सा सगुना क्या दिया, मुझे बदले में ऐसी हृदय की टूक सहोदर बख्श दी। वे पूजा करते करते 100 बार ठाकुर जी को माथा झुकाती, हे मेरे प्रभु, लखिया के बचपन को हाथ लगाकर जरा सा सगुना क्या किया,
मुझे बदले में ऐसी हृदय की टूक सहोदरा बख्श दी तुमने। मजाल है कि बिंदु जीजी के बिना कौर तोड़ जाए। वे 1000 बार कहती, अरे बिंदु खाए ले रही, कब तक भूखी बैठी रहेगी, पर वह दोनों का भोजन एक ही थाली में परोस कर बैठ जाती। आ जाओ जीजी, अब बहुत हो गई पूजा, आ जाओ जीजी, अब बहुत हो गई पूजा। और कहाँ मांग रही हो राम जी पर, सब तो है, कहकर जोर से हंसने लगती। बिंदु हरगिज ग्रास न तोड़ती जब तक कि वे तुलसी के चौरा पर लोटा न ढार लेती। बहुत समय बीत गया, बिंदु के गर्भ में आस नहीं ठहरी थी। मोहल्ले में घुसुर पुसुर होने लगी। वे घबरा उठी बहुत अधिक। जब पहले पहले बिंदु के पांव भारी हुए तो उन्हें लगा था कि वे ताई नहीं दादी बनने जा रही हैं। हौस हुलस से भरी वे कृष्ण कन्हैया यशोदा के गीत गाया करती, हाथों हाथ रखती बिंदु को। पर वह भी मरी बड़ी अड़ियल थी। न जाने कब खेत पर जाकर चौड़ी नाली का पाट फलांग गई। तबीयत बिगड़ी तो वे बैलगाड़ी में धरे इस डॉक्टर से उस डॉक्टर पर भागती रही, लेकिन कहाँ ठीक हो सका था, कच्चा ही गिर गया। बिंदु ही बड़ी मुश्किल से बच पाई थी। उनके पति को न जाने कौन सा रोग लगा कि गवई गांव से लेकर शहर तक के इलाज उपचार हुए, लेकिन वे एक दिन और इसी तरह ससुर चचिया ससुर मृत्यु पथ पर अनुगामी बनकर चल दिए। अनब्याहे जेठ तो कब के साधु होकर चले गए थे। बड़ों का साया सिर से उठ गया। रह गए थे वे और लखिया, अनाथ हुई पूरी गृहस्थी का वजन लिए। पर लखिया समय का नाजुक मिजाज पहचान कर रातों रात कैसे घर का पालनहार बनकर खड़ा हो गया कि वे स्वयं विस्मित रह गई थी। उनके तीनों बच्चों की पढ़ाई में रंच मात्र का अंतर नहीं आने दिया लखिया ने। भीषण लू लपट शीत सरकती रातों को बराबर करके वह बैलों के साथ बैल की नाई जुतता रहता। रक्त स्वेद मिलाकर धरती की कोख में बीज बोता रहा और फसल समेट कर बेचकर भाभी के हाथ पर पाई पाई रखता रहा। भतीजों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाने का व्रत साध वह स्वयं धरती की धूल में मिलता रहा था। आड़ा समय भी निकल गया। अच्छे ही वक्त की तरह तीनों बेटे बड़े हो गए। बड़े दोनों दिल्ली में नौकरी करने लगे। छोटा आगरा बैंक में मैनेजर हो गया। लखिया का श्रम सफल हो गया था। वे निछावर हो गई थी। पुत्र सरीखे देवर पर शादी की बात आई तो जाहिर है कितने ही धनाढ्य शहरी कन्याओं के पिता उनके बेटों के ससुर बनने का सौभाग्य खोजने लगे। उन पिताओं को योग्य दामाद चाहिए थे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। शादी भी उनके बेटों ने शहर में पली पुसी कन्याओं से की। गांव की अल्हड़ गमार को वे कैसे निभा पाते। शादी की बाबत बेटे ने माँ और चाचा को पूछा ही कहाँ था। बस खबर दे दी थी कि इस तारीख को चले आए। सो वे लखिया और बिंदु को लेकर चली गई थी। गांव आकर बड़े ताने उलहने सुनने पड़े थे। बेटा ब्याह लियो और एक खीकरी तक न दिखाई। अब वे किसी को क्या बताती कि वे बुला ली गई, यही का क्या कम था। वैसे उस समारोह में वे तीनों मेल ही कहाँ खा रहे थे। गांव पुरा में वे भले ही मुखनी रहीं, किंतु अपनी कोख जाए पुत्र के विवाह में वे लखिया और बिंदु को समेटे पीछे ही कुर्सियों पर दुखी छिपी अजनबी सी बैठी रहीं। समधी के पूछने पर छोटा उन्हें बुला ले गया था तो वे सहमति सिकुड़ती विशाल स्टेज तक पहुंची थी। बहू लड़के ने जग रीत निभाने को पाँव का स्पर्श किया तो वे अंतर मन तक भीग उठी। बहू लड़के ने जगरीत निभाने को पाँव का स्पर्श किया तो वे अंतर मन तक भीग उठी थी अपनी ही आर्द्रता से। उसी भावातिरेक में डबडबाई आँखों सहित मुख को बड़े के कानों तक ले गई थी। चाचा चाची बैठे हैं उनके वाक्य पूरा नहीं कर पाई थी कि दूल्हा बने बेटे ने मुख दूसरी ओर फेर लिया तथा किसी नवा आगंतुक की बधाई लेने में मशगूल हो गया। परंतु उन्होंने अपने समधी के नव जामाता को अनाथ होने के कलुष से तो बचा लिया था और कुछ समय तक वहीं अवांछित सी खड़ी रहकर पुनः अपनी तीन की बिरादरी में आ मिली थी। कैसी विकट वेदना महसूस की थी। 9 महीने गर्भ में रखा उन्होंने पाल पोस कर खड़ा कर दिया। बिंदु ने खून पसीने से सींचता रहा। लखिया मन में असंख्य कीकर बबूलों की अव्यक्त चुभन लिए अनायास ही दुर्याय से वे तीनों तटस्थ भाव से तमाशाई बने। वे बात सारी रात जागते ब्याह देखते रहे थे। बस यही पुनरावृत्ति होती रही हर ब्याह में, हर नई बहू के आगमन पर। इसी पीड़ादायनी स्थिति से गुजरती हुई वे खून को सफ़ेद होती देखती रहीं, हलक में विष उतारती रहीं। खैर जो भी हुआ
होकर गुजर गया। वे रह तो रही थी अपने गांव में, अपने पति के निज आंगन में। बेटों और उनकी गृह स्वामिनी बहुओं से उनका सरोकार ही कितना था। आंख ओझल होने का सुख भी कितना बड़ा होता है, उन्होंने ये पहली बार जाना था। बरस साल गुजरने लगे, लेकिन अचानक एक दिन वह क्षण आया जब गांव आकर उनके बेटों ने अप्रत्याशित ज्वालामुखी का विस्फोट किया और निकलने वाले लावे की झुलस वे आज तक झेल रही हैं। आंखें मीचकर काश उस दिन उस ज्वालामुखी की आग से वे जलकर भस्म हो गई होती तो बेहतर था। तीनों भाइयों के रहन सहन के स्तर एक थे, उनकी हर बात आपस में मेल खाती थी, पर लखिया तो अनमेल था। लखिया से निभाना दूभर था उनके लिए। फिर क्या पड़ी थी उन तीनों को गांव से तार जोड़े रहने की, क्योंकि वे अपने आप को असुविधाओं के दलदल के बीच ढकेल कर बड़े अफसरों की दुहिता अपनी पत्नियों के समक्ष अपने अहम को तुच्छ होने देते। अतः सब समस्याओं का समाधान एक था, सिर्फ एक, बाप दादों की जमीन के बंटवारे का प्रश्न। पुत्रों ने माँ के समक्ष फांसी के फंदे सा पुत्रों ने माँ के समक्ष फांसी के फंदे सा लटका दिया था। वे कहाँ कहाँ नहीं भागी थी, किस किस के पास नहीं गई थी। कोई उनके पुत्रों को समझाए जिस चाचा से वे जमीन बांटने की बात कर रहे हैं वह उनके निज जनक से जिस चाचा से वे धरती बांटने की बात कर रहे हैं वह उनके निज जनक से ज़्यादा पूज्य हैं, आदरणीय, आत्मीय हैं। सिराओं में दौड़ता रक्त अवश्य माता पिता का है, लेकिन सुघड़ शरीर सौष्ठव दिन रात एक कर बिंदु ने दिया है और शिक्षा का कवच पहनाया है इसी अनपढ़ चाचा लखिया ने। अपने ही बेटों के समक्ष भिखारिन सी हा खाती रही थी, दूध की लाज रखने की भीख मांगती रही थी, दादा और बाप की आबरू का वास्ता देती रही थी, पर वे क्यों मानते? दुनियादारी की किताब का हर पृष्ठ घोटकर पीने वालों को कोमल मिट्टी का मोह व्यापता है भला। अपने बेटों की वाक्पटुता और बुद्धि चातुर्य के समक्ष से निरी मूर्ख बनी पराजित होती रही थी। उनके बुद्धिमान पुत्रों ने जाने कैसे कैसे बंटवारा किया था कि विधुर निसंतान चचिया ससुर और जेठ के हिस्से की जमीन तीनों भाइयों में बेहिचक बट गई थी। लखिया को तो अपने पिता की जमीन का आधा हिस्सा ही मिल पाया था। वह भी ऊसर बंजर। तहसीलदार से लेकर ऊपर नीचे के सभी सरकारी मुलाजिमों पर तीनों बेटों का जादू बोल रहा था। वहाँ लखिया को कौन पूछता, कौन सुनता उसकी? कभी उन्होंने सोचा था कि बड़ा जब पहली तनख्वाह लाएगा तो लखिया के चरणों में धरवा देगी, लेकिन पुत्र सरीखे लखिया के भतीजे उम्र भर बैल की तरह जुतने के लिए ऊसर बंजर उनके नाम लिखवा गए और उनके अपने ही रक्त अंश छी वितृष्णा से भर गई। मुख नहीं देखना चाहती थी कपूतों का। क्या हुआ उस रात और क्या घटा था उस दिन? क्या कहा था पुत्रों ने माँ के कान में? माँ, नाराज हो हमसे? हम कोई अलग हैं क्या? आपके ही रक्त अंश, आपके ही अपने रूप हैं माँ। चाचा ने बहुत सेवा कर ली, अब हमें मौका दो। इन पंक्तियों ने क्यों धतूरे सा प्रभाव फैला दिया उनके स्वत्व पर। सम्मोहिनी ममता कहाँ से चीख उठी थी, चुपचाप कहीं अंदर ही, जैसे इन्हीं शब्दों को सुनने को तरस रही थी वे, इन्हीं वाक्यों को सुनने को ही जीवित थी, पर नहीं, अचानक मोह भंग कर जाग उठी थी। लखिया को समझाना भी कोरा आडंबर लग रहा था। क्या कहकर दिलासा देती? अस्त्र शस्त्र छिने पराजित योद्धा से वे और लखिया दोनों उजाड़ आंगन में निशब्द बैठे थे। बड़ा बेटा आंधी तूफान सा आया, हाथ पकड़कर उठाने लगा। चलो माँ, गाड़ी तैयार है ना? लखिया रोकने लगा तो उसे जोर से धक्का दिया था बड़े ने। हाथापाई होने लगी, गाली गलौज। चाचा होगा अपने घर का, जिंदगी भर तो माँ को फुसलाए रहा, चलाता रहा बदनामियों के कांटों में। बड़ा इतना ही कह पाया था कि चलूँगी, चल। चीखती हुई वे घर से बाहर हो गई थी। लखिया उस घिनौने बाण संधान से पीड़ित विस्मित सा वहीं का वहीं खड़ा रह गया। उस दिन वे जान गई थी कि औरत आखिर में औरत ही होती है, हाथ की लकीरों की तरह अमिट रिश्तों में बंधी हुई भी महत्वहीन, स्वत्वहीन। उम्र के किसी भी पड़ाव पर लांछनों का अचूक बाण उसे
घायल कर विवश बना देता है। वे अपने चारों ओर बने कुचक्र के जाल में विद्ध मृगी सी विवश चली आई थीं। मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले पुत्र के साथ लखिया से अपने को छुड़ाती हुई उसे बिलखता छोड़कर बड़े के साथ उन्होंने नहीं रहना चाहा था। मजले ने ही उन्हें रहने का जिम्मा अपने सिर लिया था। बेटे ने माँ को राजधानी का एक एक कोना घुमा फिरा कर कटु स्मृतियों को उनके मन से निकालने के भरसक प्रयत्न किए। आज बिड़ला मंदिर, आज कुतुब मीनार, छतरपुर का लोटस टेम्पल, चिड़ियाघर, इंदिरा गांधी की समाधि, राजघाट, न जाने कहाँ कहाँ महानगर की गरिमामय भव्य इमारतों को देखकर वह कैसी बाबरी सी हो गई थी। कहाँ गांव के लिपे पुते 50-100 घर और कहाँ महासमुंदर सा शहर दिल्ली। कोई सीमा नहीं थी उनके कौतूहल की। हर चीज़ अचरज भरी लगती। बिंदु देखती तो यहाँ से हटती नहीं। बिंदु की याद आते ही उन्हें अपने कमरे के नरम गद्देदार पलंग पर कांटों की नोकें छूने लगती। भीषण गर्मी के कूलर की शीत बयार उन्हें अपने चबूतरे पर नीम तले की छांव बनकर बेचैन कर जाती। पुत्र और पुत्रवधू उन्हें उदासी से बाहर खींचने का प्रयत्न करते। उस दिन कार में दौड़ती घूमती हुलस उठी थी। कितनी कुतुब मीनार है रे दिल्ली में, माँ एक ही है, फिर जी कहाँ है, ये तो मकान है, होटल है, बेटे ने स्पष्ट किया। इतने ऊंचे पे को रहत होएगो, ये बे अचरज कर रही थी। ऐसे ही घूमते फिरते एक दिन कागज भी उनके सामने रख दिया बेटे ने, जिस पर उन्हें दस्तखत करने थे। पूरे 1 लाख की ज़मीन है, माँ का क्या भरोसा, झट चाचा के नाम लिख देंगी। आफ्टर ऑल शी हैड सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम, बड़े ने मझले से कहा था। माँ लगाओ अंगूठा। मझले ने अंगूठे पर स्याही लगाने की तैयारी कर ली, लेकिन उन्होंने चिंकू से पेन मांगकर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में बड़े मनोयोग से लिख दिया था, कैलाशो देवी। उन्हें क्या पता था ये लिखावट उनके नाम चढ़ी 10 बीघे ज़मीन को भी छीन ले जाएगी और आज से उनका बुढ़ापा रेहन चढ़ जाएगा। अपने ही बेटों के घर किलस किलस कर चुकने को ससुर ने कितने चाव से उनके नाम ये ज़मीन की थी, और आज वह भी लखिया के साथ जो उनके बेटों ने किया उसी आवृत्ति से वे भी ढक दी जाएंगी, ऐसा वे कहाँ सोच पाई थी। माँ बेटे के शाश्वत संबंधों के बीच आने वाली स्वार्थ परता को मापने का पैमाना किसी जननी के पास नहीं होता, और है ही कहाँ। ज़मीन बेचकर बेटों ने आनन फानन में पैसे बना लिए थे। बिना किसी विवाद के आपस में धनराशि बांट ली, गांव से नाता तोड़कर गंगा नहा लिए। उन्हें तो इस बात का उस समय पता भी नहीं चल सका कि सब कुछ चुपचाप हुआ था। उनको अपने पास रखने के नाम पर अब तीनों बिदकने लगे। हिस्सा तीनों का बराबर था तो उनकी रोटियों की जिम्मेदारी एक क्यों लेता। तथा कथित बुद्धिजीवी उनके पुत्र भावुकता की प्रवाहिनी को चातुर्य के अंकुश से बांध पाने में सक्षम निकले। अतः ये मामला भी आसानी से सुलझ गया इसी नई युक्ति से। अब हर 4 महीने पर उनका बिस्तर एक घर से उठाकर दूसरे घर में पटका जाने लगा। उनसे बिना पूछे, उन्हें बिना बताए ही उनकी विदा की तैयारी होने लगती, बड़ी उत्साहित प्रसन्नता के साथ। कुछ दिन बाद ही वे समझ पाई थी कि बेटों ने उनके जीवन के शेष रहते दिनों को भी आपस में बांट लिया, जमीन की तरह शांति से। 4-4 महीने में खंडित करके जीवन के शेष सालों को विभाजित कर दिया। अब 4 माह से एक दिन भी अधिक वे एक घर में नहीं रह सकती थी, क्योंकि इनमें से कोई भी घर उनका अपना गांव वाला घर नहीं था। यहाँ बिंदु नहीं रहती थी जो थाली परोसे उनकी प्रतीक्षा में सूखती रहे। यहाँ उनकी अपनी पुत्र वधू थी जो खाने की प्लेट किसी तरह नौकरानी से उनके ही कमरे में पटकवा देती थी, क्योंकि उनमें टेबल मैनर्स नहीं थे। और न यहाँ लखिया था जो भाभी की गांठ में बंधा इर्द गिर्द चकफेरा खाता रहे। यहाँ उनका पुत्र रहता था जो माँ के कमरे की ओर जाना जरूरी नहीं समझता था। यही किस्सा तीनों बेटों के घर का था। किसी का राई कम, किसी का रत्ती ज़्यादा। बहुओं से मिला तिरस्कार उन्हें इतना नहीं सालता था जितना गमगीन करती बेटों से मिली उपेक्षा। अनवरत दारुणता के चक्र में फंसी वे किसी निर्मम पथ को नहीं खोज पा रही थी। वे सारे दिन बैठी उबती थीं, उबासियाँ लेती रहती, सोचती रहती, गांव में मरा दिन भी कैसी कुलाचे भरते हिरन सा भागता आता,
आंखों से ओझल हो जाता। यहाँ तो पहाड़ सा दिन, जुग सी रात, कोई क्या करे कैसे काटे। ड्राइंग रूम में टीवी वीडियो चलता रहता तो वहाँ जा बैठती। पहले तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था, लेकिन यदि हिंदी में कुछ आ रहा हो तो थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करती। बीच में टोका टाकी भी कर देती, पूछ लेती। सबको नागवार गुजरता, पर बच्चों और बहू के भ्रकुटी वक्र को क्या वे समझ पाती। वे तो जिज्ञासु बनी पूछती ही चली जाती। ऊपर से मिलने जुलने वाले, कभी बच्चों के कभी बहू बेटे के, उनके बीच बैठी वे सभी को कैसी बेईमानी लगती। बहू चिड़चिड़ी होने लगती। एक दिन तंग आकर कह ही बैठी, अम्मा जी कोई आ जाए तब तो अपने कमरे में उठ जाया करो। गांव में क्या टीवी ही देखती थी। कुछ आपके लायक आएगा तो बुला लेंगे। वे मरमाहत हुई अपने कमरे में चली गई थी। उनकी बहू क्या जाने कि गांव में क्या था उनका स्वनिर्मित स्वर्ग सा, जिससे बिंदु थी, लखिया थी और ये सभी ग्राम्यजन। यदि वह टीवी गांव में होता तो बहू देखती कि इसके सामने 500 आदमी बैठे होते। वे रोक टोक हर्षित उल्लसित। खैर वे अपने कमरे में कैद हो गई, ना कहीं निकलती ना किसी से बोलती। भोजन जैसा भी मिल जाए, जब भी मिल जाए, स्वीकार्य था। देर से मिले तो खाली पेट की आंतों की ऐंठन और ऊल जलूल हो तो पेट में अफारे को चुपचाप झेल जाना उन्होंने सीख लिया था। पल पल टीसने वाले घाव अंदर ही अंदर बहने को अपने अंतर में कहीं गहरे गाड़ दिए थे। जब यहाँ से आगरे गई थी तब तो फिर भी उन्हें चैन मिला था। दिल्ली का भाई भाई करता कोठी के अंदर का वह कमरा तो उन्हें किसी कारागार से कम नहीं लगता था। आगरे में छोटी बहू सीधी लाठी सी तो हर वक्त खड़ी नहीं रहती थी। कुछ मोह माया तो थी उसके हिय में। आसपास गीत ढोलक की आवाज़ शादी ब्याह सी हुलस जगह देती मन में। अपनी बोली बानी दुखते मन को कहीं सहला तो जाती थी। नाई धोबी गांव में आते ही रहते। नाई ही तो कहने आया था उनसे कि लखिया के यहाँ बेटा हुआ तो वह सीधा दिल्ली गया था रेल में बैठकर, पर बड़े मजले किसी का घर उसे मिला ही नहीं। पूछता पाछता बड़े के दफ्तर पहुंचा सो बड़े ने उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया। एक चिट्ठी लिखाकर दे आया था दरबान को अपनी भाभी के लिए, और कह आया था कि साहब की माँ को दे देना कृपा करके। लेकिन उन्हें चिट्ठी मिली कहाँ? मिलती तो क्या वे रुकती? कैसे भी नहीं। अम्मा लखिया डस्टाउन की जिन उलम के देखत रहो हौ के मत भाभी आवे। अम्मा लखिया डस्टाउन के दिन उलम के देखत रहो हौ कि मत भाभी आवे। बड़ी देर में दावत बैठारी बाने। नाई की बात सुनकर वे कई दिनों तक सहज नहीं हो पाई थी। लखिया के बेटे के ही सपने देखती रहीं। अम्मा जी फरीदाबाद आए गए। लल्लू की आवाज़ से उनकी तंद्रा टूटी। बटोरी हुई विगत यादें इधर उधर छिटक गईं तो धोती के छोर से उन्होंने अपनी गीली आंखें पोंछ लीं। पानी पीना चाहती थी, इशारा करके पानी मांगा। लल्लू ने साथ लाई सुराही से पानी उड़ेलकर उन्हें गिलास थमा दिया। दिल्ली आकर बड़े के घर रहने की बारी थी उनकी। वे सीधी अपने कमरे में चली गईं सामान समेत। उन्होंने बेहौस माहौल में भी बच्चों को पकड़कर उनके सिर सहला दिए। बच्चे निर्लिप्त भाव से उन्हें देख अपने अपने कामों में लग गए। बेटे बहू के सपाट चेहरे देखकर वे अनमनी हो उठी थी। रात को मंझला बेटा आ गया था। वे रात्रि भोजन के लिए मना कर चुकी थी। जो कुछ छोटी बहू ने रखा था वही खा लिया। रात को नींद लग गई। ना मालूम ऐसी गहन निद्रा उन्हें कैसे आ गई। आँख खुली तो सवेरा था। उन्होंने अपनी अटैची खोलकर कपड़े निकाले, अलमारी में रख दिए। वे बड़े मनोयोग से यहाँ रहने की अभ्यस्त होने के प्रयत्न में लगी थी, ठीक उसी बच्चे की तरह जो परीक्षा के दिनों में बेमन उबाऊ किताबें पढ़ने का प्रयत्न करता है। स्नान कर पूजा करने बैठ गईं। बड़ी देर तक ठाकुर जी के गीत मन ही मन गुनगुनाती रहीं। जा विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। पूजा से उठी ही थी कि लल्लू ने पुकार लिया, अम्मा जी पूजा हो गई हो तो आ जाओ। आ जा लल्लुआ, वे लाड़ से बोली। वे पलंग पर बैठी थी, नीचे लल्लू बैठ गया। अब जाए रहो हूँ अम्मा, कछु कहनी हो? अब जाए रहो हूँ अम्मा जी, कछु कहनी तो नाय है। का कहनी रे मोए? अब वैसे अब तो तुम बंगलौर जाए रही हो, सो खूब बजइयो घंटरिया और खूब मनइयो अपने ठाकुर जी को। भजन कीर्तन की पूरी छूट है, वहाँ कोई न रोके तुम्हें। कहाँ रे, कहाँ की बात कही रहे? वे अचंभे में पड़ रही थी।
भई बंगलौर की तुम्हें नाय पतो। रात दो भैया बात कर रहे थे, बहुत परेशान करन लगी हैं अम्मा। सब बहुएं दुखी हुई गई इनते, सो इन्हें वही करे आवो। खच्चा की बात है सो भेजत रहेंगे। आश्रम में जाओगी अम्मा जी तुम अब। मैंने सबरी बात सोनू भैया ते पूछ लई, पर अकेली परी परी अकुताए जाओगी। वहाँ न कोई अपनो न जान पहचान को। शून्य सी रह गई थी वे स्तब्ध। इतनी अवांछित क्यों पड़ी हैं यहाँ, क्यों जाती हैं मंझले के घर, छोटे के आगरे, क्यों क्यों। अंतर की ज्वाला पूरे वेग से शिखरान्वित हो जलने लगी थी। सांसों की धौकनी उच्छ्वास छोड़ रही थी। छाती में सुलगन से उठे धुएं के गुबार घुमड़ने लगे थे। इतनी पराई की माँ के लिए वनवास की तैयारी कर दी उनके अपने ही बेटों ने। लल्लू लाज मत जाए बेटा, लल्लू आज मत जाए बेटा, मेरी आखिरी विनती सुन ले। वे लल्लू के समक्ष घिंघियाई रही थी, भीख मांग रही थी उससे एक दिन की, केवल एक दिन बस। रात को बहू ने सास के बंगलौर जाने की पूरी तैयारी कर ली। जरूरत की हर चीज़, घंटी, सुमिरनी, माला, ठाकुर जी, उनकी पोशाक, वांछित सब वस्तुएं। भेजने को तो उन्हें वृंदावन भी भेज सकते थे, लेकिन वृंदावन पास है, वे लौट सकती थी। इसी कारण सबने मिलकर बंगलौर का चुनाव किया था। कोई पूछेगा तो कह सकेंगे कि उनका मन भगवत भक्ति में रम गया, सो गृहस्थ का मोह त्याग गई। कितना आसान तरीका मुक्ति का, उनकी और परिवार की, दोनों की। रात को अम्मा जी ने लल्लू से क्या कहा, क्या सुना, किसी को क्या भनक नहीं लग सकी, किसी को कानों कान भनक नहीं लग सकी। सुबह सूरज चढ़ चुका था। बड़ी बहू बैठी पीते पीते प्याला हाथ में लिए पीछे के लॉन में आकर कुर्सी पर बैठ गई। अम्मा जी इस समय तक तो नहा धोकर पूजा पर बैठ जाती हैं, मगर आज कहीं से कोई आवाज़ नहीं, न हरि नाम जपने की गुनगुनाहट, न घंटी बजने की टिन टिन टिन, न अलगनी पर फैले अध निचुड़े से कपड़े। कमरे में झांक कर देखा तो सलवट विहीन बिछावन ज्यों की त्यों पलंग पर थी। सामान करीने से अलमारी में रखा था। बाथरूम झांक कर देख लिए, इधर उधर नज़र मार ली, पर कहीं नहीं। आखिर कहाँ गई सवेरे सवेरे। अचरज भरे अंधेसे में डूबी बहू अपने पति को जगा लाई। बरामदे में लल्लू कम्बल ओढ़े जमीन पर लुढ़क खर्राटे ले रहा था। बड़े ने लल्लू को झकझोर के जगा दिया। घबराकर मंझले को फ़ोन किया, वह भी जल्दी से आ गया। चारों ओर खोज पुकार होने लगी। नुक्कड़ ने पान वाले से पूछताछ कर ली। सभी आश्चर्य में डूबे उनके गंतव्य का सूत छोर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। थाने में रिपोर्ट तो लिखवा आते, बड़ी बहू ने सुरक्षा दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा। दोनों बेटे कार लेकर थाने की ओर भागे। लल्लू मुँहवाए सब देख रहा था, मन ही मन अनुमान लगा रहा था कि अब तक तो अम्मा जी गांव पहुंच चुकी होंगी। तो अभी आप सुन रहे थे मैत्री पुष्पा की लिखी कहानी अपना अपना आकाश। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।